जय हिंद प्यारे मित्रों। मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने है जिसका पहला सवाल मैंने यहाँ पर रख दिया है। आप खुद जज कर लोगे कि वीडियो में कितना शानदार मैंने एक एक चीज को समझाया है आपको, और हर सवाल का वो फंडा मैंने आपको सिखाया है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कितना बढ़िया मैंने यहाँ पर शुरुआत करी है और खत्म भी किया है। एक दो सवाल आप देख लोगे तो आपको खुद मन नहीं करेगा कि आप क्लास को छोड़कर चले जाओ। फिर आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ सब चीजों को सीखना शुरू करोगे। सवाल नंबर 1 यहाँ पर जैसे दिया गया है, सवाल में क्या कह रहा है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, फिर आप करना शुरू कर देना। ठीक है भाई। वो कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास शुरू में m किलो सेब थे होगा यहाँ पर। उसने इनमें से 56% सेब एक ग्राहक को बेचे और उसके पास अभी भी 110 किलो सेब, यहाँ पर सेब होगा, बचा था। m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप चेक करो आराम से, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। अगर उसने 56% किसी ग्राहक को बेच दिए तो उसके पास अब कितने परसेंट बचे? तो आप कहोगे कि कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होती है। 56% निकल गया उसमें से, तो 100 में से 56 निकालो, कितना बचेगा? आप कहोगे 44% बच जाएगा। बोले ठीक है, लेकिन एक्चुअल नंबर में जो उसके पास सेब बचे हैं वो कितने हैं? तो आप कह दोगे 110 है। तो 110 यहां पर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि m का मान बताओ कितना होगा, यानी वो 100% का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो 1% का मान जब आप निकालोगे तो कितना आएगा? 110 और नीचे आएगा एक खाली 44। 100% का मान हमसे वो पूछना चाह रहा है, तो इससे हम कर देंगे गुणा। बस इसको हल कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई, करना हल जरा कितना आएगा। तो आप कहोगे 11 चौक होता है 44 और 100 4 से कटेगा 25 बार। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लिक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? ये 250 आ जाएगा। यानी शुरुआत में उसके पास जो सेबों की संख्या थी वो कितनी थी? 250 थी। खत्म, सवाल का आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। ठीक है भाई, ये देखना सवाल क्या कह रहा है। बड़े मजे से सवालों को करेंगे, एक एक चीज मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा कि आप कहोगे कि हाँ यार मजा आ गया सवालों को करने में। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको वो चीजें दूंगा जिसको आप बहुत आसानी से याद रख पाओ, और दूसरा उसको अपने सवालों में अप्लाई भी कर पाओ। समझ रहे हो बात को? तो सवाल आपके सामने है, देखना क्या कहना चाह रहा है सवाल। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सवाल में कहा गया कि एक व्यक्ति ने दो टीवी सेट 7200 रुपए प्रत्येक में बेचे। न तो लाभ हुआ और न हानि। यदि वह एक टीवी सेट को 12 सही 1/2% के लाभ पर बेचता है तो दूसरे टीवी सेट को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है? उसने ये कहा कि प्रत्येक जो सेट है टीवी का उसने 7200 रुपए में बेचा है। यानी एक चीज हमें यहां से ये पता चल जाती है, उसका जो विक्रय मूल्य है, यानी कि जो मेरा एसपी है वो क्या है मेरे दोस्त? वो इक्वल है। बस ये चीज जरूरी है। यानी आप अच्छे से जान चुके हो कि सवाल के अंदर उसने साफ साफ लिख के दिया है कि 7200 रुपए में दोनों को बेचा, यानी विक्रय मूल्य क्या हुआ मेरे दोस्त? समान हो गया। विक्रय मूल्य क्या हुआ? बराबर हो गया। अब उसने ये कहा मुझसे कि ना लाभ हुआ ना हानि, तो वो कह रहा है 12 सही 1/2% एक वस्तु को लाभ पर बेचा। तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप इतना बता दो मुझे। तो आप कहोगे 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200। 25 अट्ठी कितना हो जाएगा? 200। यानी 1 बटा कितना आएगा भैया? 1/8 आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या है? लाभ। तो ऊपर जाके इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 9/8। यानी आप आराम से कह सकते हो कि 8 की चीज उसने कितने में बेची है? आप कहोगे 9 में। ये हमारा क्रय मूल्य है और ये क्या है? हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। 12% के हिसाब से 8 की चीज को उसने कितने पर बेचा? 9 में। तो आप कहोगे यहां पर प्रॉफिट कितने का हो गया मेरे दोस्त? तो आप आराम से इस चीज को जान जाओगे कि प्रॉफिट हुआ 1 का। लेकिन उसने ये कहा था कि न लाभ हुआ है और न हानि हुई है। न लाभ हुआ और न हानि। जब लाभ हानि नहीं हुई है तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर यहां पर उसे 1 का फायदा हुआ तो उसे 1 कम करना पड़ेगा ताकि उसका जो मूल्य है वो बराबर रहे। तो आप जब यहां पर 1 कम करोगे, इस तरीके से कम करोगे, लेकिन विक्रय मूल्य समान है। एक चीज और भी है, उसने क्या बोला है? विक्रय मूल्य समान है। अगर विक्रय मूल्य यहां पर 9 है तो यहां पर भी 9 रहना चाहिए। बात तभी तो बनेगी। बात तभी तो बनेगी मेरे दोस्त। उसने कहा विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य यहां पर 9 है तो यहां पर भी रहना चाहिए। लेकिन उसको ना लाभ हुआ ना हानि। तो यहां पर अगर उसने 1 रुपया फालतू कमाया तो 1 रुपया उसे कम भी तो करना पड़ेगा, तभी तो बराबर बात बनेगी। अब बस काम खत्म हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पता चल चुका है कि यहां पर आप खुद सोचो कि अगर उसने 9 रुपए में बेची
एक की हानि हुई तो उसने खरीदी कितने रुपए की, आप कहोगे 10 रुपए की उसने खरीदी होगी, बस खत्म, सवाल का आंसर आ चुका है। उसने ये पूछा है कि लास्ट वाले पे हानि कितने परसेंट है, तो यहाँ पर 10 की चीज उसने कितने में बेची, बोले 9 में बेची थी। 10 की चीज कितने में बेची, 9 में बेची, हानि कितने की हो गई, हानि कितने की हो गई मेरे दोस्त, तो आप कहोगे एक की हानि हो गई, किस पर, 10 पर, 10 पर हो गई। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का निशान, काम खत्म, पैसा हजम, जीरो से जीरो खत्म, तो यहाँ पर आएगा 10%, यानी 10% की मेरे दोस्त उसे हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल ये रहा, देखो आपके सामने क्या कह रहा है सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला ये रहा। उसने बोला मुझसे सवाल में, इसको मिटा लेता हूं, इतने आप दिख रहा होगा तो आप करने का प्रयास करो, है ना, इतने हम इसको विजुअल कर लेते हैं और ज्यादा। उसने क्या कहा है सवाल में, ये चीजें समझ में आई, देखो लाइनों को पढ़ते पढ़ते हमें ये समझ में आना चाहिए कि सवाल हमसे कहना क्या चाह रहा है। अगर पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में ये चीजें बैठ जाती हैं तो आप समझ जाओ कि हम आधा सवाल जान चुके हैं, यानी 50% सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है भाई, इतना तो हमें अनुभव हो ही जाना चाहिए। अगला सवाल में क्या बोला, सवाल के अंदर कहा गया है कि एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 20% की छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य रुपए में कितना है ये बताना है। तो आपको मैं एक रिलेशन बता रहा हूं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में, कहीं पर नोट डाउन कर लेना, ये क्रय मूल्य है और ये हमारा एमआरपी, ये हमारा एमआरपी, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। अब उसने क्या बोला, इसका जो दोनों का रिलेशन होता है पहले वो जान लो। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 100 माइनस डी, 100 माइनस डी का मतलब होता है डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट जितना भी इसमें छूट दी गई है, और यहां पर होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जोड़ देते हैं और हानि हो जाती है तो 100 में घटा देते हैं। उसने क्या बोला, 20% की छूट दी है, तो हम 20% की छूट है तो 100 में से डिस्काउंट को कम कर देंगे, 20 का डिस्काउंट है तो यहाँ पर 80 बच जाएगा, बोलो भाई हाँ या ना, यहाँ पर बचेगा कितना, 80 बनेगा। और यहाँ पर देखना उसने कहा कि उसे 25% का लाभ हो जाता है 20% की छूट देने के बाद भी, तो 100 में आप 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 125 हो जाएगा, बोलो भाई हाँ या ना, 125 हो जाएगा। उसने कहा कि वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपए है, लेकिन यहां पर क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त, आप यहां पर चेक करोगे तो यहां पर क्रय मूल्य 80 है, तो आप कहोगे 80 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 560 सवाल के अंदर दे रखी है, यहां पर दे रखी है, कोई दिक्कत है, काटाफिटी मचाओ तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, तो 8 सत्ते कितना होता है 56, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 7 आ चुकी है, एक यूनिट की वैल्यू 7 है। उसने क्या पूछा, अंकित मूल्य कितना होगा, यानी वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 125 की कितनी होगी, तो देखो 7 की गुणा 100 में करोगे 700 तो ये हो जाएगा, और 25 सत्ते 75, 75 700 175 कितना हुआ 875, यानी कि जो उसका एमआरपी होगा मेरे दोस्त, जो एमआरपी निकल के आएगा वो कितना आएगा 875 निकल के आएगा, बस यही सवाल का जवाब बन जाएगा, यही सवाल का बनेगा 875, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है भाई, खत्म, सवाल खत्म हो गया। यानी कॉन्सेप्ट तगड़े, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, लेकिन अगर आपको जरा सी भी मेरी मेहनत पसंद आती है ना, देखो वीडियो को बनाने में ना वक्त भी लगता है और मेहनत भी लगती है, ठीक है भाई, लेकिन मैं ये नहीं है कि मैं आपको कबाड़ दे रहा हूँ, कबाड़ नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी मैच कर लेना, किसी से भी कंपेयर कर लेना, मेरे दोस्त कम नहीं होगा किसी से भी, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, किसी से भी कम नहीं होगा। अब देखना सवाल क्या कह रहा है अगला, सवाल नंबर अगला करना शुरू करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। सवाल आपके सामने, ये रिलेशन लिख लेना जो मैंने यहाँ पर लिखा था, बड़ा काम आने वाला है ये रिलेशन, अगर आपको नहीं पता है तो, और पता है तो फिर तो और बढ़िया बात है, पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो दिक्कत है। देखना क्या कह रहा है सवाल में, सवाल के अंदर क्या कहा उसने, बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल में कहा कि एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आयतन 330 घन सेंटीमीटर तथा आधार का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, बढ़िया सवाल है, इसको भी बना देंगे। अगर आपको घन का आयतन नहीं पता है तो दिक्कत का विषय है, तो दिक्कत का विषय है। देखो घन का जो हमारा आयतन होता है वो कितना होता है मैं बता देता हूँ, L गुणा बी और गुणा एच ये होता है, और इसका मान जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है उसने, 330 दे रखा है, कितना मेरे दोस्त, ये दे रखा है उसने 330। यहां पर उसने कहा कि एक आधार
घन क्या बोला, आयतन 330 है तथा 330 सेंटीमीटर है, तथा आधार का जो क्षेत्रफल है वो क्या है भैया 15। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है L गुणा बी, और L गुणा बी का मान कितना है, आप कहोगे 15 है। कितना, 15। यानी आप आराम से बोल सकते हो कि इतनी यूनिट का वैल्यू जो मुझे कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो आप यहाँ पर कर लोगे 15, 15 ही है ना, हाँ 15 गुणा H, और बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 330। बताओ, खत्म सवाल, सवाल खत्म हो गया। यानी आप यहां से H की वैल्यू बड़ी आराम से निकाल लोगे, कितना आएगा, तो आप कहोगे 15 धुनी होता है 30, यहाँ पर 3 बचेगा, 15 धुनी 30, ये क्या आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी कि H की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे दोस्त, वो कितनी आएगी, 22। कितनी आएगी, 22। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ, कोई दिक्कत सवाल में, इतनी सी भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कमजोर है, वीक है, उसको थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो भाई लल्ला क्या कह रही है सवाल, ठीक है, बढ़िया से विजिबल है ना, ठीक है। अरे विजिबल तो है दोस्त, कहाँ जा रहे हो यार, अभी करेंगे तुम्हें फिर जाना फिर आराम से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो मैं इसको मिटाता हूँ और आप इसको बनाना शुरू कर दो। क्या बोला सवाल में, इसको मैंने मिटा दिया। सवाल के अंदर बोला गया कि 16 लड़के या 12 महिलाएं एक काम को 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को 4 लड़के और 4 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहां पर मैं कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा देने वाला हूं आपको, बहुत तगड़ा। ये कॉन्सेप्ट क्या है मेरी नजर में, इसको मैं बोलता हूं एंड बटे और, एंड बटे और इसको इंग्लिश में बोलता हूं मैं। और अगर हिंदी में आपको जानना होगा तो आप आराम से इसको कर सकते हो, और बटे में या, और बटे में या, ये चीज है बस। या तो इसको इंग्लिश हिंदी में ये बोल लो, इंग्लिश में इसको ये बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जहां पर या लगा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो अलग करनी है, यानी आपको नीचे लगानी होगी। और आपको जो और दे रखा है, ये और है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो अलग लगानी होगी। समझो क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है, उसने कहा कि 16 लड़के या फिर 12 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में कर लेती हैं, तो फिर 4 लड़के और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये कहना चाह रहा है इन दोनों को मिलाकर। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको और बटे में या, और बटे या, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने बोला आपको अगर आपको समय चाहिए किसका, इन दोनों का कितने भी चाहे लड़के बच्चे बूढ़े कितने भी आ जाए, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, और बटे या करते रहो जोड़ते रहो, और बटे या करते रहो जोड़ते रहो। यहां पर समय निकालना है, जो समय हमें स्टार्टिंग में दे रखा है आप यहां पर उसको लिख लेना। अब यहां पर काम डाउन शुरू होगा। अब यही वाला फॉर्मूला आप यहां पर फिट कर दो, और बटे या मैं लिख देता हूं एक बार यहां पर, और बटे में या, ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहां पर लगा दो। तो और कितना है, उसने कहा 4 लड़के, यहां पर 4 लड़के हैं तो मैं लिखूंगा पहले 4 यहां पर। अब यहां को मिटा रहा हूं, और की जगह मैं 4 लिखूंगा, इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से। ये समझ चुके हो, कितने नादान नहीं हो आप, सही है भाई। मैं यहाँ पर चाहे कलर चेंज कर लेता हूँ तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर लड़के कितने, 4 लड़के, और यहाँ में लड़के कितने हैं, आप कहोगे 16 है, तो यहाँ पर 16 प्लस कितने भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखोगे और में महिलाएं कितनी है, 4, और यहाँ पर या में महिलाएं कितनी है, आप कहोगे 12, तो ये बनेगा 4/12। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। बस अब इसको क्या करेंगे, काटा फिटी मचा के आंसर ले आएंगे अपना। ऊपर तो 28 दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। आप यहाँ पर छोटा भी कर सकते हो, एक काम कर लो, इसको छोटा कर लो पहले थोड़ा सा, इसको छोटा कर लो। देखो 4 से काट लो इसको, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी कितना बनेगा, आप देखना, आप यहाँ पर देखो आराम से, ये बनेगा 1/4 1/3। इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 4 तिया 12, और 12 कहाँ पहुंचेगा, 28 की गुणा में, यानी ये बनेगा 28 और गुणा में कितना आ जाएगा 12, और नीचे कितना आएगा मेरे दोस्त, इन दोनों का एलसीएम 7 है, 12 है, 12 ऊपर चला गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 की गुणा यहाँ कर दोगे 1 में, 4 की गुणा यहाँ कर दोगे, नहीं 4 और 3 7, नीचे कितना जाएगा 7। ये इतनी छोटी छोटी चीजें तो यार आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो दिक्कत का विषय है। समझ रहे हो बात को। तो इसको देखो काटा फिटा मचाएंगे, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 चौक 28, 4 बार कट जाएगा, 4 बार कटेगा, और 12 चौक कितना होता है 48, यानी इस सवाल का जो जवाब होगा मेरे दोस्त वो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर क्या रहेगा 48, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। काम खत्म, पैसा हजम। देखना क्या कह रहा है सवाल में, अगला देखो। अगला सवाल भी आप आराम से बना लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसको मैं मिटा देता हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो अच्छी बात थी, सीखने मिल गई, या भूल गए थे
इसका रिवीजन हो गया तो और अच्छी बात है। समझ रहे हो बात को? तो चीजें कभी भी खराब नहीं होती हैं, बस फर्क इतना होता है कि हम करना छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? हम क्या करते हैं, करना छोड़ देते हैं। देखना क्या कह रहे हैं सवाल में, आ गए इसको थोड़ा और ऊपर उठा दो। ठीक है, दिख रहा है ना? पक्का पक्का, पिंकी प्रॉमिस, बिल्कुल। सवाल में क्या बोला, वो कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक की 40% दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष दूरी का 40% 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इस समय इस यात्रा में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? आप अच्छे से जानते हो कि अगर आपको औसत चाल चाहिए होती है, औसत चाल, तो अगर आपको औसत चाल चाहिए मेरे दोस्त, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? तो आप कहोगे औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी और बटे में क्या रहता है? कुल समय। अगर कुल दूरी और कुल समय आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया कुल दूरी, तो दूरी तो आपको पता नहीं है, लेकिन एक चीज हमें फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा कि यहाँ पर उसने जो दूरी दी है ना सारी, बाकी वो सब परसेंटेज में है। क्या है भाई? परसेंटेज में दे रखी है। अगर सारी यहाँ पर दूरी परसेंटेज में है तो मैं कुल दूरी मान लेता हूँ कितनी, 100। यहाँ पर अगर मैं कुल दूरी 100 मान लूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि चीजें परसेंटेज में है। तो यहाँ पर मैंने 100 मान ली कुल दूरी। अब मुझे समय चाहिए, तो समय कैसे निकालूंगा? बताओ कैसे मैं निकालूं? तो उसने कहा कि कुल दूरी का 40%, कुल दूरी का 40%, कुल दूरी कितनी है? 100, और 100 का 40% कितना होगा? 40 ही होगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी वहां से कितनी मिलेगी? 40 मिलेगी। 40, और कितनी चाल से चला है? बोले 8 की चाल से चला है। 8 की चाल से 8 पंजे कितना होता है? 40, यानी कि 5 घंटे मेरे दोस्त यहाँ पर मिल जाएंगे। 40 किलोमीटर दूरी तय करना है। फिर उसने क्या बोला? शेष दूरी। अब 40 तो वो चल गया, शेष कितनी बची? तो आप कहोगे शेष यहाँ पर बचेगी 60। कितनी बचेगी? 60 बचेगी। 40 तो वहां पर चल गया, 60 बची, और 60 का वगैरह शेष दूरी का 40%। तो आप 60 का 40% कितना होता है? 60 का 40% मेरे दोस्त निकालो, कितना जाएगा? परसेंट से 2 जीरो खत्म, 6 चौक 24, यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी कितनी स्पीड से जा रहा है? बोला 9 की स्पीड से जा रहा है। 9 की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ समय मिल जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है भाई, तो यहाँ पर काटाफिटी मचाएंगे तो करेंगे 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, यानी कि ये क्या मिल गई है आपको? घंटे मिल चुके हैं। इसको भी ऐसे रहने दो, अभी पॉइंटों में मत पूछाओ। ठीक है, ऐसे रहने दो। फिर तीसरी क्या है? तीसरा स्टेप है, ये दूसरा है, ये पहला है। यहाँ पर आप देखो हमारे पास कितनी बची थी? 60 बची थी। 60 में से 24 को चल गया, कितनी बच गई? तो आप कह दोगे यहाँ से 6 बच गई, और यहाँ से कितना बचेगा? 3 बच जाएगा, यानी 36 किलोमीटर की दूरी बची है। और 36 किलोमीटर की दूरी को वो कितनी चाल से चला है? बोला 12 की स्पीड से चला है। 12 की स्पीड से चला है तो कितना आ जाएगा भाई? 12 तिया 36 होता है। यहाँ पर कितने बनेंगे? 3 घंटे बन जाएंगे। कोई दिक्कत? यहां तक आपको तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर दिक्कत का विषय है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर दिक्कत का विषय है। देखना क्या कह रहा है सवाल में, कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल पूछ रहा है। वो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी कितनी है? आप कहोगे यहाँ पर कुल दूरी हमें पता है, बोले कितनी है? क्या 100 मानी थी मैंने। तो यहाँ पर आपको अगर स्पीड एवरेज चाहिए, यानी आपको चाल चाहिए मेरे दोस्त, तो क्या करना होगा? तो आपको कुल दूरी 100 हो गई, कुल दूरी से हो गई, और कुल समय, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। तो यहाँ पर 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी कि 8 और प्लस कितना होगा? 8 बटे 3, 8 बटे में 3। इनको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 8 तिया 24, 24 और 8 कितना होता है भैया? 24 8 32 होता है। 3 ऊपर पहुंचेगा तो ये बनेगा 100 और गुणा में 3 बटे 32। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको हो रही है तो फिर दिक्कत का विषय है। तो यहाँ पर देखो 4 से काट लो, 4 से काटोगे 8 बार कटेगा, और 4 से काटोगे 25 बार कट जाएगा। 25 या 75 होता है। 25 या कितना होता है मेरे दोस्त? 75, और नीचे कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 नम 72 होता है। कितना? 8 नम 72, 3 बच जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर जाएगा 3 बटे 8, यानी कि जो उसकी चाल है वो 9 सही 3 बटे 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। किलोमीटर में पूछा था ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 9 सही 3 बटा 8, 9 सही 3 बटा 8 सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, अगर है तो फिर दिक्कत का विषय है। यहाँ पर अगला सवाल देखेंगे, देखो आराम से बना लेंगे। बताओ कोई दिक्कत है सवालों में? कुछ भी नहीं है। इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई कहीं पर भी करोगे ना तो हर सवाल पे हो जाएगा, भले ही उसका डिजिट चेंज क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डिजिट है सवालों के अंदर, देखो कॉन्सेप्ट ही मेन होता है। अगर कॉन्सेप्ट हमें पता होता है ना तो फिर वो क्या करता है सवालों में, सवालों के साथ क्या छेड़छाड़ होती है? सिर्फ डिजिट, जितने भी डिजिट होते हैं वही तो चेंज हो जाते हैं, बाकी चीजें तो वही रहती हैं।
रहती है कि नहीं। और अगर हम डिजिट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे पास क्या कमी होती है, प्रैक्टिस की कमी होती है, और वो मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, तो फिर तो और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखना क्या कह रहा है सवाल, सवाल के अंदर क्या कहा करना शुरू करेंगे। उसने बोला कि शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यह धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। इस दौरान उसे 6 बटे 7 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो, जब वो नाव है और उसकी चाल हमें दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, उसने चाल दे रखी है। उसने कहा कि वो धारा के अनुकूल कितनी जा रही है, बोले 18 किलोमीटर पर आवर जा रही है। अगर गई 18 किलोमीटर है तो आएगी भी कितना, 18 किलोमीटर पर आवर आएगी कि नहीं आएगी, सॉरी 18 किलोमीटर वापस आएगी, क्योंकि 18 किलोमीटर तो गई है वहां से। अब आने जाने में जो टोटल समय लगा है मेरे दोस्त, वो कितना लगा है, बोले 6 घंटे का समय लगा है। यानी टोटल समय कितना है अपने पास, 6 6 बटे 7। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। आप अच्छे जानते हो, देखो ट्रेन का जो फंडा होता है ना, वो इस नाव धारा का बिल्कुल विपरीत होता है। ट्रेन में क्या होता है कि जब विपरीत दिशाओं में दो ट्रेनें आ रही होती हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं, लेकिन जब इसमें विपरीत दिशा में नाव और धारा जा रही होती है मेरे दोस्त, तो वो क्या होती है, वो घट जाती है। समझ, वो घट जाती है घर्षण की वजह से। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कुल समय कितना है, देखो आप, मैं यहां पर लिख देता हूं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है मेरे दोस्त। मुझे पता है कि आप अच्छे से इस चीज को जानते होंगे, आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। ये होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। इस सवाल को करने का फंडा बताऊंगा बहुत तगड़ा। क्या है, देखो मैं यहां से समय कितना है, टोटल समय कितना है, आप कहोगे टोटल समय है 6 6 बटे 7 है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, 18 दूरी है ना। अनुकूल अगर आप करोगे, अनुकूल तो जुड़ जाएगी, यानी कि आप कह दोगे नाव की चाल तो है 12 और हमें उसकी चाल पता नहीं है धारा की, तो मैंने डब्लू मान ली, प्लस यहां पर भी ऐसी करोगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, बोले आप कहोगे, अब विपरीत सॉरी विपरीत जाएगी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगी। घटेगी कितना, आप कहोगे 12 तो दे रखी है, माइनस कितना होगा डब्लू, धारा की चाल हमें नहीं पता तो मैंने घटा दी। और ये भी टोटल समय है और ये भी टोटल समय है, 6 6 बटे 7। तो 7 6 42, इसको फ्रैक्शन खत्म कर दूं, जो मिक्स फ्रैक्शन है, तो 6 7 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा, बोले 48। तो ये बनेगा 48 बटे 7 घंटे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये भी समय है, ये भी समय, दोनों समय है। अब आप कहोगे कि इनकी हम गुणा करें, इसकी गुणा यहाँ पे, इसकी गुणा यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम लें ना, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो इसी सवाल को पूरे 2 घंटे में करोगे। समझ रहे बात को, तो एक फंडा बता रहा हूं उसको करने का। बोले क्या है फंडा, कि हमें डब्लू की देखो ये जो मान दे रखे हैं ये सब डब्लू की तो मान है, ये सब क्या है, ये डब्लू के मान है, धारा की चाल, और धारा हमने क्या मानी है यहाँ पर, डब्लू मानी। इसका मतलब ये सब के सब क्या है, डब्लू की चाल है। अब इनको कैसे चेक करना है, कि यहाँ पर मैं रखूं, कि मान लो अगर मैं पहले ही बार रखूं 6 6 यहाँ पर रखूं, तो 12 और 6 कितनों का 18, 18 से 18 कटेगा, इसको भी चेक करूं, फिर मुझे इतना मिलना चाहिए, तो बहुत देर लग जाएगी। तो इसका भी एक फंडा बता रहा हूं, आप यहाँ पर ऐसी संख्याओं को लो जो यहाँ पर 7 का मल्टीपल हो। 7 का मल्टीपल का क्या मतलब है, मतलब उसका एलसीएम 7 आना चाहिए। आप 6 रख के देख लो, यहाँ पर डब्ल्यू की जगह 6 रखो, अगर आप 6 रखोगे तो 12 और 6 कितना होता है, 18, 18 से 18 कटेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 18 बटे 6 यानी कि 9 बटे 3, 6 या 18, 3 ये बचेगा और एक ये 4 हो जाएगा, लेकिन लाना कितना है, इतना। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पर 7 रखोगे, आएगा नहीं, आएगा 7 भी नहीं आएगा। 12 और 7 कितना होता है, 19 होता है, ये भी नहीं आएगा। ये भी 19, क्या 19 हमारा 7 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 8 रखना यहाँ पर, 12 और 8 20, क्या 20 हमारा 7 का मल्टीपल है, नहीं है। आप यहाँ पर देखना 9 रख के देखना, 12 और 9 कितना होता है, बोले 21 होता है, कितना होता है, 21 होता है। तो क्या 21 इस 7 का मल्टीपल है, क्या है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप रख के देख लेना, बिल्कुल आंसर यही आएगा, और ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस 7 का जो मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बताया है, समझ रहे बात को। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, इसको खत्म कर लेंगे, जो हमें यहाँ पर शो हो रहा है चीजें, इसको काट लेंगे, है ना, इसको मिटाते हैं यहाँ से। क्या कह रहा है सवाल में, अब तो आप समझदार वाला हो गए होंगे, इसको मिटा लें आराम से। सवाल में देखना क्या कह रहा है, सवाल में कहा गया कि m n के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि m 20 है तो n 70 है, यदि n 50 है तो m कितना है,
यानी m का मान कितना है, आराम से इसको बनाओ, जल्दी से फटाफट बना दो। इसमें तो कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है, सोचने समझने वाली इसमें तो कोई बात ही नहीं है। कुछ है तो बताओ। नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। तो उसने क्या बोला, वो कह रहा m जो है ना वो n का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अगर ये सीधा है तो ये उल्टा है, अगर ये उल्टा है तो ये सीधा है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि m जो है n का व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसा डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी कि m बराबर 1/n। आप सीधा सीधा ऐसे समझो चीजों को, आप चीजों को ऐसा समझो, कोई दिक्कत। यानी m बराबर 1/n है, ये चीज है। अब उसने ये कहा कि यदि m 20 है, m कितना है 20, m की जगह रख रहा हूं मैं 20, यदि m 20 है बराबर तो n कितना है 70 है, यानी ये 1/70 है। कितना है भैया 1/70 है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे यहां से n का एक वैल्यू निकालनी हो एक, तो मैं 70 की गुणा यहाँ पे कर दूंगा। बोलो भाई कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, बोले हाँ बिल्कुल कर दोगे। लेकिन उसने कहा कि n अगर 50 है तो पहले मुझे n यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये n का ही तो मान है, इस चीज को समझ रहा है, ये n का ही तो मान है, n बराबर 70। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये 20 है, 20 यहाँ पर 20 है और इसकी गुणा मैं यहाँ पर कर दूं, इसकी गुणा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 70, और बराबर कितना होगा 1/n हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना, 1 कितना हो जाएगा n हो जाएगा। n का मान n या फिर एक मान लो, या n एक ही बात है, चलो मैं एक कर देता हूँ यहाँ पे, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, मैं यहाँ पर एक ही कर रहा हूँ। लेकिन अब आप आराम से कह सकते हो कि n का मान यहाँ पे अब कितना बचा, एक बचेगा। लेकिन वो कह रहा है कि n का मान अगर 50 है, मैंने ऐसा क्यों किया है, अगर n का मान 50 है यानी n बराबर 50 रखूंगा, यहाँ पर 50 रख दूं, तो इसका मतलब है अगर 50 से मुझे यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। और आप अच्छे जानते हो क्या, बराबर की जब एक साइड हम गुणा करते हैं तो दूसरी साइड भी करनी पड़ती है। तो अगर मैं यहाँ पर 50 की गुणा कर दूं मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं 50 की गुणा कर दूं, तो n का मान कितना बनेगा 50, और उन्होंने यही बोला था कि n का मान 50 है। ठीक है भाई, अगर मैंने यहाँ पर n की गुणा की है तो मुझे यहाँ भी n इसकी 50 की गुणा की है तो यहाँ भी 50 की गुणा करनी पड़ेगी, बस काम खत्म हो गया। तो आपको कह रहा है कि n का मान 50 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी ये जो सारा मान है ये m के मान है। किसके मेरे दोस्त, ये m के मान है, ये जो है m के मान है। अब यहाँ से जो भी आएगा वो m का मान निकल के आएगा। देखो काटाफिटी मचाओ, कितना आ जाएगा, एक काम करो, 0 से 0 काट लो, और कटेगा क्या, 5 से काट लो इसको 4 बार, 5 चौक 20, और यहाँ पर कितना आएगा 7 चौक 28, कितना आएगा भाई 28 आ जाएगा, 28, और बराबर कितना होगा 1/50, 1/50। वो यही कहना चाह रहा था। अब समझो बात को, अगर आपके पल्ले में नहीं पड़ा हो तो पल्ले में आएगा। देखो n का मान यहाँ पर 50 है, तो m का मान कितना होगा वो ये कहना चाह रहा था। तो m का मान तो यहाँ पर 50 है, सॉरी n का मान तो यहाँ पर 50 है, तो ये किसका मान है, ये तो m का मान है ना मेरे दोस्त, ये किसका मान है m का। तो n का मान 50 और m का मान 28, बस यही आंसर है हमारा। ये तो पूछना चाह रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 28 होगा m का मान। सवाल नंबर आगे आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ, जल्दी फटाफट आ जाओ। इसको मैं यहां से नस्ते नाबूद कर देता हूं। ठीक है भाई, चीजों को मतलब सवाल को करते वक्त ना, अगर आप सोच पा रहे हो सवाल के बारे में कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो समझ लो 50 से 60% तो आप दिमाग में हल कर चुके हैं, बस फिजिकली उसे अपनी रफ पर उतारना है, बस इतना है। सवाल के अंदर क्या कहा, सवाल में कहा जा रहा है कि 335, 608 और 853 का गुणनफल 13 से विभाज्य होने पर शेषफल क्या होगा। इन सब का जो गुणनफल है, अगर मैं 13 से काटूं तो उनका शेषफल कितना होगा, वो ये कहना चाह रहा है शेषफल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप करोगे 335 और गुणा में कितना 608 और गुणा में कितना बोले 853, 853। वो ये बात कहना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये बात कहना चाह रहा है कि ये जो गुणनफल है इन सब का, अगर इनको मैं सबको 13 से डिवाइड कर दूं, 13 से डिवाइड कर दूं तो मुझे शेषफल कितना मिलेगा। तो आप एक काम करो, इन सबको पहले डिवाइड कर लो। डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूं, एक बार और ना थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, दिख नहीं पाएगा फिर। यहां पर कितना है 335 और गुणा में कितना 608 और गुणा में कितना 853, और इसको डिवाइड किससे करना है, बोले 13 से करना है। बोले ठीक है। देखो 13 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 13 से काटो 13 या 39 ज्यादा हो जाएगा। शेषफल सिर्फ आपको यहाँ पर जो रोकना है ना, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शेषफल। तो शेषफल अगर चाहिए तो मुझे यहाँ पर सिर्फ शेषफल मिलना चाहिए, मुझे शेषफल से ही, रिमाइंडर से ही मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है।
तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 13 दूनी कितना हुआ 26, 4 3 7 75 हो जाएगा। तो 13 पंजे 65, यहाँ पर 10 बच जाएगा गुणा। ये गुणा का निशान है, ऊपर भी गुणा का निशान लगा दो, ठीक है भाई, ऊपर भी गुणा का। फिर यहाँ पर क्या है भाई, 13 से इसको डिवाइड करो, 13 पंजे 65 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 चौका 52, 8 बचेगा 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 बचे, 13 चौका 52, हाँ 8 बजे का 78 हो जाएगा। और यहां से डिवाइड करेंगे कितना बढ़ जाएगा भाई, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 10 बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर 10 बच, सॉरी यहाँ पर कितना बचेगा, 10 बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10, ठीक है भाई। इसको डिवाइड करूंगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 छंग 78 कितना बचेगा, यहाँ पर 2 7 बचेगा, और 13 पंजे 65, 5 और 3 8, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, होना नहीं चाहिए। यानी कि 10 और 10 कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पर कितना होगा 8, यानी ये टोटल हो जाएगा कितना, 800। कितना हुआ मेरे दोस्त, 800। 800 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, बोले अब देखो यहाँ पर कितना रिमाइंडर आएगा, यही आंसर होगा हमारा। तो 13 से डिवाइड करो, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 छंग 78 है ना, यहाँ पर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 13 एक ना 13, 20 में से 13 का कितना बचा, 7। यानी जो अपना शेषफल है ना मेरे दोस्त, वो कितना आएगा, वो 7 आएगा, बस खत्म, यही आंसर है। यही क्या है, आंसर है 7। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। काम खत्म, पैसा हजम। देखते हैं क्या और है सवाल अपने पास, हाँ एक सवाल और है शायद, इसके बाद भी है क्या, नहीं इसके बाद नहीं, लास्ट सवाल है, आराम से बनाएंगे इसको, लास्ट सवाल है, आराम से बना लेंगे। क्या कहना चाह रहा है देखना सवाल में, बोले देख लो दिखा लो, मौका लगे उठा के खा लो, चुरा के नहीं, उठा के खा लो। बालम खीरा जो पेट को बना देता है, क्या बना देता है पेट को, हीरा। अब तो कोयले बना हुए पेट, है ना, ठंड में तो कोयले ही बन जाते, काम ही नहीं करता कुछ। यहां पर बोला ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य को क्रम से 24 16 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी ने कार्य शुरू किया तथा 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया तो शेष कार्य पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। बी को शेष काम पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। दो 3 लोग हैं अपने पास, ए बी सी, ये 3 लोग हैं और तीनों का अलग अलग काम है। ए का जो काम है मेरे दोस्त वो कितना है, वो कर रहा है इसको 24 दिन में, और बी जो है इस काम को कितने दिन में कर रहा है मेरे दोस्त, बोले 16 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, बोले 32 दिन में। 32 दिन में ये काम को निपटा लेते हैं। तो अगर मैं इनका सबका एलसीएम ले लूं तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा जरा बताओ। तो आप एक काम करो, पहले इसको छोटा कर लो, सबसे बढ़िया बात है छोटा करने का, बाद में गुणा कर लेंगे। या एक काम करो एलसीएम में ले लो सीधा सीधा। तो एलसीएम 24 32 दूनी 64, 64 इससे कटेगा नहीं कटेगा, 32 64, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96, 96 ठीक है। 96 यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर मैंने 96 लिया तो यहाँ पर टोटल वर्क निकल के आ गया। 24 से काटो कितनी बार जाएगा, 24 चौक 96 होते हैं, 24 चौक 96 ये 4 आ जाएगा, 16 छंग 96 और 32 तिया 96। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, होना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया, 96 आया था, वही मेरा काम बन गया। ये सब चीजें आ गई। अब उसने बोला कि यदि ए और सी ने कार्य शुरू किया और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया, यानी ए और सी ने ए और सी ने कितने दिन काम किया है, ए और सी ने काम किया है 6 दिनों तक। कितने दिन तक, 6 दिन तक। अगर 6 दिनों तक इन दोनों ने मिलकर काम किया है तो अपनी क्षमता के बराबर काम किया हुआ। और ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए और सी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, ए और सी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, तो ए करता है एक दिन में 4 और सी करता है 3, यानी 4 3 7। एक दिन में ए और सी जो काम करते हैं वो कितना करते हैं, 7 काम करते हैं। तो उन्होंने कै दिन काम किया, बोले 6 दिन काम किया। तो 6 दिन का काम जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, बोले 7 आ जाएगा। तो 7 6 हो जाएगा 42, यानी इन्होंने 42 काम कर दिया। तो शेष कितना बच गया। अब मेरे दोस्त शेष काम जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, बोले टोटल 96 था, 96 बचा कितना 42। अगर आप यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा शेष काम, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा और यहाँ पर 8 में 4 आ जाएगा, 4 44 बच जाएगा। ठीक है भाई, 6 4 44 बचेगा क्या, नहीं 5 5 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 54 बच जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर बचेगा 54, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो 4 बचा और यहाँ पर
54 काम बच गया। अब उसने बोला कि जो शेष काम है वो बी कितने दिन में करेगा। अब शेष काम है मेरे पास 54 शेष काम है। अब ये काम मुझे किससे कराना है, ये काम मुझे कराना है मेरे दोस्त बी से। अगर मैं बी से कराऊंगा तो बी की क्षमता से भाग लगा दूंगा, तो 6 से यहाँ सब डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 6×54 होता है। कितना होता है भैया, 6×54, यानी 9 दिन में ये काम को खत्म कर देगा। कितने दिन में, 9 दिन में काम को खत्म कर देगा। और यही बनेगा हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये मेरे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब जैसे ही मेरे ये 50 जो मैं ये जो मैंने सेट शुरू किया था, मैंने ये सोचा था कि मैं 50 बिल्कुल प्रैक्टिस सेट के जो प्रैक्टिस सेट है 50 लगवा दूंगा, तब मैं टॉपिक वाइज कराना शुरू करूंगा। तो अभी कुछ हो चुके हैं, थोड़े बहुत और बचे हैं, उनको मैं करा के फिर मैं टॉपिक वाइज चीजों को कराना शुरू करूंगा। यानी कि मैं चीजों को सिखाना शुरू करूंगा कि किस तरीके से मैं इतनी आराम से चीजों को कर लेता हूं, और आप भी फिर आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये मेरा वीडियो था जो मैंने आपके सामने रखा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, कहने की जरूरत नहीं है। बाकी बातें कल करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।